हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वाइपो के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाइपो के काम क्या है, वाइपो में होता क्या है, प्लस इसकी गवर्निंग बॉडी कैसी है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वाइपो। हम जो वाइपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल फोरम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए। जैसे जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है, पेटेंट है, कॉपीराइट है और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको ये कवर करता है। उनकी पॉलिसी मेकिंग को और जो इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन है जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में शेयर करता है। ये एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें अभी तक 193 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। मतलब 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो वाइपो है इनको साइन किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। इनका मिशन क्या है? इट्स मिशन इज़ टू लीड द डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। मतलब कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करे और रूल्स को मीन्स रूल्स की मेकिंग और उनका जो डेवलपमेंट है और उनका जो एनफोर्समेंट है उसको ये क्या करे, कैरी आउट करता है। दैट इनेबल्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो बेसिकली जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये इनिशियली उनके जो एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हो कि इंटरनेशनली मल्टीपल कंट्रीज़ में उनको रेगुलेट करने के लिए वाइपो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट किया गया। द मैंडेट, गवर्निंग बॉडीज़ एंड प्रोसीजर्स वर सेट आउट इन द वाइपो कन्वेंशन विच एस्टेब्लिश्ड वाइपो इन 1967। तो बेसिकली जो वाइपो कन्वेंशन हुई उसमें ये सारे जो इसके प्रोसीजर्स है, गवर्निंग बॉडी क्या होगी, ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारे सेटअप किए गए और एस्टेब्लिश हुआ वाइपो 1967 में। एट प्रेजेंट जो हमारे जो इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डैरेन टैग, सिंगापुर को बिलोंग करते हैं डैरेन टैग। ये अक्टूबर 1, 2020 से हमारे मतलब अक्टूबर 1, 2020 से ये आप इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से बैचलर डिग्री की है लॉ में, जबकि ये जो इन्होंने जो मास्टर्स डिग्री की है वो की है हमारी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से। तो एट प्रेजेंट ये यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी वाइपो के बारे में। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की कैसे एग्जिस्टेंस में आया जो वाइपो था। सबसे पहले जो पेरिस कन्वेंशन हुई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये 1883 में जो है कन्वेंशन हुई, पेरिस कन्वेंशन। ये जो एक यहाँ जो आपका पेरिस कन्वेंशन हुई ये क्या था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट यहाँ पे पहला स्टेप हुआ ये इंश्योर करने के लिए कि क्रिएटर्स दैट देयर इंटेलेक्चुअल वर्क आर प्रोटेक्टेड इन अदर कंट्रीज़। मतलब बेसिकली जो वाइपो क्रिएट हुआ ये इसी पर्पज़ के साथ हुआ कि जो जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, वो अदर कंट्रीज़ में भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कवर्स करती है पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क को, डिज़ाइंस को। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हुआ जो पेरिस कन्वेंशन था, वहाँ पे भी ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए ही हुआ। जो भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको लेके जो पेरिस कन्वेंशन हुआ। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की इनिशियली, बिकॉज़ वाइपो से पहले इंटरनेशनली कोई सिस्टम नहीं था। मतलब मल्टीपल कंट्रीज़ में अगर आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या रजिस्टर कराना चाहते हो, प्रोटेक्ट कराना चाहते हो, उसके लिए कोई लीगल सिस्टम कह लो या एक जो फ्रेमवर्क है वो नहीं था। इसकी नीड हुई, द नीड ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ आईपी बिकेम एविडेंट when foreign exhibitors refused to attend the international exhibition of inventions in Vienna, Austria in 1873। मतलब कि 1873 में एक क्या हुआ, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई इनोवेशन से रिलेटेड वियना ऑस्ट्रिया में। तो बहुत सारे जो फॉरेन एग्जीबिटर्स थे, इनोवेटर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों?
क्योंकि उनको डर था कि उनका जो आइडिया है वो स्टॉल कर सकता है कोई, और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता है अदर कंट्रीज़ में, बिकॉज कोई लीगल प्रोटेक्शन सिस्टम तो नहीं था। अगर एक बार वो वहाँ पे चले गए, जो एग्जीबिशन हुई, उन्होंने अपना जो भी प्रोडक्ट था, जो भी हो सकता है, मशीन हो कोई या कोई भी न्यू वर्क हो उनका, अगर वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया तो उनको था कि कोई उसको अपनी कंट्री में कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इसमें पार्ट नहीं कर सकते, जिसको मतलब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पेरिस कन्वेंशन हुई 1883 में। फिर जो है इनिशिएटिव लिया एक फ्रेंच राइटर विक्टर हुगो ने, बर्न कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद जो है बर्न कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आई, किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ये 1886 में एग्जिस्टेंस में आई, मतलब आफ्टर पेरिस कन्वेंशन बर्न कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आई। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के बेसिकली कॉपीराइट्स के लिए जो है उसको प्रोटेक्ट कराने के लिए। द कन्वेंशन एस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1967। ये 1967 में एस्टेब्लिश की गई वाइपो, और ये फोर्स में आई 1970 में। 1970 में ये एनफोर्स कर दी गई, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं जो वाइपो है, जो भी जितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट्स हैं, पेटेंट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, कॉपीराइट्स है या ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, ये सब के केस में क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करता है। मेंबर स्टेट्स, हमने बताया कि 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो वाइपो की मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं वो अप्रूव करते हैं वाइपो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन द एनुअल मीटिंग्स ऑफ द असेंबलीज़। तो बेसिकली जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी एनुअल मीटिंग होती है, असेंबली होती है, जिसमें वो इस जो क्या है आपका ये मतलब कि डिस्कस करते हैं और फर्दर क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, फर्दर क्या डायरेक्शन होना चाहिए, उस पर काम करते हैं। वाइपो मेंबर स्टेट्स डिटरमाइन द डायरेक्शन, बजट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डिसीजन मेकिंग बॉडीज़। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं जिसके मेंबर होते हैं, वो उसको डिसाइड करते हैं। टू बिकम अ मेंबर, अ स्टेट मस्ट डिपॉजिट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन और एक्सेशन विद द डायरेक्टर जनरल। ओके, तो अगर कोई नया मेंबर बनना चाहता है उसको डायरेक्टर जनरल के साथ मीन्स वो अपना रेटिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, जो भी वाइपो के जो मैंडेट हैं उनको फॉलो करेंगे तो वो मेंबर बन सकते हैं। वाइपो कन्वेंशन प्रोवाइड्स मेंबरशिप ओपन टू एनी स्टेट दैट इज़, मतलब ये ओपन मेंबरशिप ले सकता है, जो है ये प्रोवाइड करता है कि इन्होंने कहा है कि आप मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप अ मेंबर ऑफ पेरिस यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, या तो आप मेंबर हो बर्न यूनियन के, यानी जो बर्न कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, या तो आपने साइन की हुई पेरिस कन्वेंशन साइन की हो किसी कंट्री ने, वो भी वाइपो का मेंबर बन सकता है, या तो बर्न कन्वेंशन साइन की हो किसी कंट्री ने, तो वो भी वाइपो की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएन का मेंबर हो, और ऑफ एनी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनका मेंबर हो, और ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो इसका मेंबर हो, या तो दैट इज़ द पार्टी ऑफ द स्टैट्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन सभी के अगर कोई मेंबर है तो वो वाइपो की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, या तो वाइपो उसको इनवाइट करे, इनवाइटेड बाय द वाइपो जनरल असेंबली टू बिकम अ मेंबर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या वाइपो खुद उनको किसी कंट्री को क्या करता है, इनवाइट करता है मेंबरशिप के लिए। तो इन सब केसेस में वाइपो की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेबल होती है जो कोई भी नेशनल कंट्री है। वर्किंग ऑफ वाइपो की वर्किंग कैसे होती है? वाइपो अंडरटेक्स अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू IPR, which includes first one, hosting diplomatic conferences of government representatives seeking to negotiate new international treaties। तो बेसिकली
कॉन्फ्रेंस जो डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें सारी मेंबर कंट्रीज़ पार्ट करती हैं, वो होस्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है वाइपो, जिसमें डिस्कस करती हैं मेंबर कंट्रीज़ कि नई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ क्या हो सकती हैं, कौन से इशू हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए हम नई ट्रीटीज़ बना सकते हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशन एनफोर्स कर सकते हैं। सेकेंड इज़ प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू द मेंबर स्टेट्स एंड देयर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस। तो अगर किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वाइपो का जो स्टाफ है, और जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्या राइट्स हैं, क्या नए नए रेगुलेशंस आए हैं या न्यू कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड हुए हैं, उन सब के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेज हैं। नेक्स्ट इज़ WIPO has created standing expert and intergovernmental committees that conduct studies on particular intellectual property topic and generate non-binding guidelines and recommendations. तो बेसिकली जो है वाइपो ने इंटर गवर्नमेंटल कमिटीज़ बनाई हैं, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो आईपी जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या कोई डिस्प्यूट है, उसको स्टडी करते हैं और गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस जारी करते हैं कि क्या न्यू गाइडलाइंस होनी चाहिए। नई कोई सपोज़ कि किसी नई सिचुएशन में कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस पर वो रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। अ टोटल ऑफ 26 ट्रीटीज़ इंक्लूडिंग वाइपो कन्वेंशन हैव बीन एडमिनिस्ट्र्ड बाय वाइपो। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने अभी तक 26 ट्रीटीज़ को कैरी आउट करवाया है, मतलब उनका इम्पॉर्टेंट रोल है इन सब ट्रीटीज़ को क्या करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। तो ये बेसिकली ट्रीटीज़ हैं। सबसे पहले जो ट्रीटी थी वो तो 1970 में जब ये बना, वाइपो बना, उसको इन्होंने कंडक्ट करवाया, ठीक है। बाकी सारी आप ट्रीटी देख सकते हो, इनमें कहीं ना कहीं जो है ये जो वाइपो है उनका जो है रोल है। ये सारी ट्रीटीज़ हैं टिल 2000, बेसिकली इनमें जो है वाइपो का रोल है। वाइपो ने इनको एडमिनिस्टर किया है, इनमें कहीं ना कहीं निगोशिएशन में उनका रोल है। तो ये अब हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था। आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।